विशिष्ट ज्ञान। निजी अनुभव या अवलोकन दौलतमंद बनने की ओर चौथा कदम। ज्ञान के दो प्रकार होते हैं, पहला सामान्य ज्ञान और दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। इंसान के पास सामान्य ज्ञान के जितने भी रूप हो सकते हैं, सभी बड़े विश्वविद्यालयों में ये सभी रूप में पाए जाते हैं। अधिकतर प्रोफेसरों के पास बहुत कम धन होता है। ज्ञान देना उनकी विशिष्टता होती है, लेकिन वे इस ज्ञान के संगठन और इसके उपयोग के विशेषज्ञ नहीं होते। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता जब तक कि धन को अर्जित करने का लक्ष्य न बनाया जाए तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य की व्यवहारिक योजना बनाकर इस ज्ञान को संगठित न किया जाए और बुद्धिमानी पूर्वक इसका प्रयोग न किया जाए। इस तथ्य की समझ का अभाव ही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अधिकांश लोग इस धारणा में विश्वास रखते हैं कि ज्ञान ही शक्ति है। ऐसा कोई नियम नहीं है। ज्ञान केवल संभावित शक्ति है। यह शक्ति तभी बनती है जब इसे कार्य की निश्चित योजनाओं में संगठित किया जाए और किसी निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसका उपयोग किया जाए। शिक्षा के सभी तंत्रों में मिसिंग लिंक यही है कि शैक्षणिक संस्थाएं अपने विद्यार्थियों को यह सिखाने में असफल रहती है कि ज्ञान के हासिल हो जाने के बाद वे अपने ज्ञान को संगठित कैसे करें तथा उसका उपयोग कैसे करें। कई लोग यह मानने की गलती करते हैं कि चूंकि हेनरी फोर्ड बहुत कम समय के लिए स्कूल गए थे, इसीलिए उनके पास शिक्षा कम थी। जो लोग यह गलती करते हैं वे दरअसल शिक्षा का सही अर्थ नहीं समझ पाए हैं। एजुकेशन शब्द लैटिन शब्द एजिक्यो से बना है, जिसका अर्थ है बाहर लाना या अंदर से विकसित करना। यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति शिक्षित हो जिसके पास सामान्य या विशिष्ट ज्ञान प्राप्त मात्रा में हो। शिक्षित आदमी वह होता है जिसने अपने मन को इस तरह से विकसित कर लिया है कि वो जो चाहता है उसे हासिल कर सकता है और इस प्रक्रिया में वो दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाता है। यानी वो इस बात का ध्यान रखता है कि उसकी स्वतंत्रता वहां से खत्म होती है जहां से अगले की नाक शुरू होती है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान शिकागो के एक अखबार ने कुछ संपादकीय छापे जिसमें अन्य बातों के अलावा इस बात का भी जिक्र था कि हेनरी फोर्ड एक अज्ञानी अमन पसंद है। फोर्ड ने इस वक्तव्य पर आपत्ति जताई और उस अखबार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया। जब मुकदमा कोर्ट में चला तो अखबार के वकीलों ने अपनी बात को सही साबित करने के लिए फोर्ड को गवाही के लिए बुलाया ताकि ज्यूरी के सामने यह साबित किया जा सके कि फोर्ड अज्ञानी है। वकीलों ने फोर्ड से बहुत सवाल किए जिनसे यह साबित हो सके। हालांकि उनके पास कार बनाने का विशिष्ट ज्ञान था, लेकिन बाकी सभी मामलों में उन्हें कतई कोई ज्ञान नहीं था। फोर्ड से कुछ इस तरह के सवाल दागे गए जिससे उन्हें नीचा दिखाया जा सके। बेनेडिक्ट आर्नोल्ड कौन थे और 1776 के विद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटेन ने कितने सैनिकों को अमेरिका भेजा था? सारे प्रश्नों को सुनने के बाद अंतिम प्रश्न का फोर्ड ने कुछ इस तरह जवाब दिया, मुझे ब्रिटेन द्वारा भेजे गए सैनिकों की सटीक संख्या तो नहीं पता, परंतु मुझे ये जरूर मालूम है कि जितने लोग वहां गए थे उनमें से बहुत कम वापस लौटे। अंततः फोर्ड इस तरह के बेहुदा प्रश्नों के जवाब देते देते थक गए और उन्होंने एक अजीब से सवाल का जवाब कटघरे में आगे की तरफ झुकते हुए विरोधी वकील की तरफ उंगली दिखाते हुए दिया। आपके द्वारा पूछे गए बेहुदा प्रश्नों का जवाब अगर मैं सचमुच देना चाहूं तो मेरे ऑफिस की मेज पर कई बटन लगे हुए हैं जिन्हें दबाकर
मैं अपनी सहायता के लिए ऐसे आदमियों को बुला सकता हूं जो उस विषय के प्रकांड विद्वान हैं, जिनसे मैं उस विषय पर जितने प्रश्न पूछूंगा वे उन सब के सटीक उत्तर देंगे। अब क्या आप मुझे ये बताएंगे कि जब मेरे नजदीक ऐसे लोग मौजूद हैं जो मेरे हर प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, तो मैं इन प्रश्नों के उत्तर मालूम करने के लिए अपने मन में ढेर सारे सामान्य ज्ञान का अध्ययन करके क्यों भरूं? इस जवाब में निस्संदेह दम था। इस जवाब से वकील की हालत खस्ता हो गई। इस जवाब को सुनकर अदालत में बैठे हर व्यक्ति को यह एहसास हो गया कि ऐसा जवाब कोई शिक्षित व्यक्ति ही दे सकता है, कोई अशिक्षित व्यक्ति तो कभी नहीं। मेरी नजर में हर वो व्यक्ति शिक्षित है जो ये जानता है कि जरूरत के समय उसे इस विषय का ज्ञान कहां से मिलेगा और उसे कार्य के रूप में उपयोग कैसे किया जा सकता है। अपने मास्टरमाइंड समूह के सहयोग से हेनरी फोर्ड के पास वो सारा विशिष्ट ज्ञान था जिसकी उन्हें अमेरिका का सबसे धनी व्यक्ति बनने के लिए जरूरत थी। यह जरूरी नहीं है कि वो सारा ज्ञान उनके दिमाग में ही हो। एंड्रयू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें निजी तौर पर स्टील व्यवसाय के तकनीकी पक्ष के बारे में कतई कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें यह सीखने की कोई रुचि थी। उन्हें सिर्फ उत्पादन और बिक्री के विशिष्ट ज्ञान की जरूरत थी और उन्हें ये मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गया। महान भाग्य का संचय करने के लिए शक्ति की आवश्यकताएं होती है और शक्ति उस संगठित विशिष्ट ज्ञान से प्राप्त होती है। अगला पैराग्राफ उन लोगों को विश्वास और उम्मीद दे सकता है जिन्हें इतनी अधिक जरूरी विशिष्ट शिक्षा नहीं प्राप्त हो पाई जितना कि कार्य के लिए जरूरी है। कभी कभी कुछ लोग इतनी जरूरी औपचारिक शिक्षा ना मिलने पर हीन भावना के शिकार हो जाते हैं। वह व्यक्ति जिसे यह पता होता है कि मास्टरमाइंड समूह के लोगों से वह जानकारी प्राप्त की जा सकती है जो किसी विशेष कार्य के जरिए धन अर्जित करने के लिए जरूरी है। थॉमस अल्वा एडिसन को ही देख लीजिए। उन्हें स्कूल में पढ़ने का मात्र 3 महीने का ही मौका प्राप्त हुआ। उन्हें कभी शिक्षित होने की कमी नहीं खली और न ही उनकी गरीबी में मृत्यु हुई। हेनरी फोर्ड को भी बहुत कम शिक्षा प्राप्त हुई, परंतु उन्होंने काफी धन अर्जित कर लिया। एडिसन और फोर्ड को अधिक औपचारिक शिक्षा से वंचित होना पड़ा, फिर भी वे सफल हुए। यह तथ्य आज के युवा लोगों को बीच में पढ़ाई छोड़ देने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है। आज के दौर में व्यापार की अच्छी शुरुआत करने के लिए एक नियत औपचारिक शिक्षा की खास जरूरत होती है। बेशक ये लोग अपवाद हैं। वेंडी रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोलने वाले डेव थॉमस ने भी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, पर सफलता हासिल करने के बाद उन्होंने युवाओं को अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया था। यहां तक कि वे खुद इसका उदाहरण बने और अपना हाई स्कूल का डिप्लोमा पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्ष बाद हासिल किया। उन्होंने जनरल एजुकेशन डेवलपमेंट GED की परीक्षा में बैठे और उसे उत्तीर्ण किया। यह परीक्षा लगभग हाई स्कूल के समकक्ष थी। उन्हें यह डिप्लोमा उनके समुदाय के एक विशेष समारोह में दिया गया। थॉमस ने उस दिन विद्यालय के 500 विद्यार्थियों को संबोधित किया। हाई स्कूल की शिक्षा बीच में छोड़ने की वजह से मैं बहुत परेशान रहा। मुझे ऐसा लगता था कि अब बहुत देर हो चुकी है, परंतु अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शिक्षा अर्जित करने के लिए कभी भी देर नहीं होती है। उम्मीद है कि ये अन्य लोगों को भी प्रेरित करेगा। डिप्लोमा हासिल करने के लिए प्रेरणा उन्हें तब मिली जब वे अपनी जीवनी डेव्स वे को प्रमोट करने के लिए देश के विभिन्न भागों में कार्यक्रमों में शामिल होते थे। कई शहरों में वे हाई स्कूल पास पत्रकारों से मिलते और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते। पर उन्होंने बताया कि ये हाई स्कूल पास पत्रकार बड़े चालाक होते हैं। वे अक्सर मुझसे पूछते थे, जब आप ये कहते हो कि शिक्षा बहुत जरूरी है, फिर आपने अपनी पढ़ाई बीच में क्यों छोड़ दी? आपकी करनी और कथनी में इतना फर्क क्यों है?
सच बताऊं, मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था, इसीलिए मैंने निर्णय लिया कि मैं हाई स्कूल डिप्लोमा लेकर ही दम लूंगा। अब उनका उद्देश्य उन लोगों को शिक्षा जारी करने के लिए बढ़ावा देना है जिन्होंने किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है, क्योंकि शिक्षा हासिल करने के लिए कभी भी देर नहीं होती। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आप उतनी पढ़ाई कर लें जितनी आप कर सकते हैं। मैंने पढ़ाई छोड़ने के 45 वर्षों के बाद डिप्लोमा हासिल किया। सच ही तो है, शिक्षा हासिल करने के लिए कभी देर नहीं होती। थॉमस ने आगे जोड़ा, अब तक मेरी जिंदगी में प्राप्त उपलब्धियों में यह सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह जानना जरूरी है कि ज्ञान को कैसे खरीदा जाए। सबसे पहली बात तो यह है कि आप ये जान ले कि आपको किस विशिष्ट ज्ञान की जरूरत है। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप उस ज्ञान से कौन सा लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं। बहुत हद तक जीवन में आपका प्रमुख लक्ष्य वह लक्ष्य है जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। यह तय करेगा कि आपको किस ज्ञान की आवश्यकता है। इस प्रश्न का जवाब मिल जाने के बाद आपका अगला कदम यह होगा कि आप वह सही जानकारी हासिल कर लें और इस ज्ञान के विश्वसनीय स्रोतों को खोजें। इनमें से अधिक महत्वपूर्ण है, एक, अपना अनुभव और शिक्षा, और दूसरा, दूसरों के सहयोग, मास्टरमाइंड सहयोग के द्वारा उपलब्ध अनुभव शिक्षा। तीसरा, कॉलेज और यूनिवर्सिटी। चौथा, सार्वजनिक पुस्तकालय। इंसान ने अब तक जितना ज्ञान हासिल किया है वो सारा ज्ञान पुस्तकों और पीरियोडिकल्स के द्वारा हासिल किया जा सकता है। पांचवा, विशेष प्रशिक्षण कोर्स, खास तौर पर नाइट स्कूल और होम स्टडी स्कूल्स। जब ज्ञान हासिल किया जाए तो उसके बाद अपने निश्चित लक्ष्य के लिए योजना बनाकर इसे प्रयोग में लाया जाए। ज्ञान का कोई मूल्य ज्ञान की जरूरत है। फिर यह जाने कि वह विशिष्ट ज्ञान आपको किन विश्वसनीय स्रोतों से मिल सकता है। हर क्षेत्र में सफल लोग अपने प्रमुख लक्ष्य, बिजनेस या प्रोफेशन से संबंधित विशिष्ट ज्ञान हासिल करते ही रहते हैं। यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होता। जो लोग सफल नहीं हैं वे आमतौर पर इस गलत फहमी के शिकार होते हैं कि स्कूल की पढ़ाई खत्म होने के बाद सीखने का दौर समाप्त हो जाता है। सच्चाई ये है कि स्कूल की पढ़ाई तो सिर्फ विद्यार्थी का वो रास्ता भर है जिसके द्वारा व्यवहारिक ज्ञान हासिल किया जा सकता है। आज का युग विशिष्टता का युग है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट डायरेक्टर रॉबर्ट पी मूर ने इस सच्चाई को एक अखबार में रेखांकित किया था। कई वर्षों बाद रोजगार देने वाले कंपनी के सलाहकारों ने बताया कि नियोक्ता जो कैंपस में नौकरी के लिए छात्रों को हायर करने जाते हैं वे किसी विशेष क्षेत्र जैसे बिजनेस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री जैसे विषयों की पढ़ाई किए हुए होते हैं। उन्हें तवज्जो देते हैं क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को बड़ी जल्द ही उत्पादन में लगाया जा सकता है, बजाय उन विद्यार्थियों के जिन्होंने कला की व्यापक किंतु उत्पादन के लिहाज से अनुपयोगी पढ़ाई की है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनमें बहुत योग्यता होती है पर 18 से 20 वर्ष की उम्र में वे निश्चित नहीं होते, जिस वजह से वे किसी विशिष्ट कोर्स को नहीं चुन पाते जिससे उनका करियर बन सके। इनमें से कई लोगों ने ग्रेजुएशन में विविध पढ़ाई करने के बावजूद पोस्ट ग्रेजुएशन में करियर उपयोगी शिक्षा हासिल कर सकते हैं। इस पुस्तक के युवा पाठकों को किसी करियर उपयोगी कोर्स के लिए तब तक नहीं भागना चाहिए जब तक वे इस अवसरों और नुकसान की संपूर्ण जानकारी नहीं हासिल कर लेते। कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन सभी के बारे में गाइडेंस उपलब्ध कराते हैं जिससे विद्यार्थी अपने लिए सही निर्णय ले सके। अगर ऐसी कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है तो विद्यार्थियों को इन क्षेत्रों के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना चाहिए और अधिक से अधिक उन लोगों से बातें करनी चाहिए जो इस तरह के क्षेत्र में कार्यरत हैं। हर करियर को यूनिवर्सिटी डिग्री की जरूरत नहीं होती। आज के दौर में कुछ अलग तरह के ट्रेनिंग कोर्सेज भी उपलब्ध हैं।
कई यूनिवर्सिटी ने उन लोगों के एजुकेशन प्रोग्राम शुरू किए हैं जिन्हें करियर उपयोगी ज्ञान की जरूरत है। कुछ सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी उन लोगों के लिए चलाती है जिन्हें अपनी कौशल को अतिरिक्त उपयोगी बनाना होता है। ये कोर्स अधिकांश शाम को या फिर सप्ताहांत में दिए जाते हैं, जिससे नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति भी शामिल हो सकें। होम स्टडी प्रोग्राम को डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है, जो पत्राचार या फिर इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध होते हैं। इस तरह की शिक्षा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपके पास जब भी वक्त हो आप पढ़ सकते हैं। अगर इस तरह के कोर्स सावधानी से चुने गए हैं तो ये आपको स्पष्टीकरण और अधिक जानकारी के लिए मेल में बहुमूल्य उपयोगी शिक्षा उपलब्ध कराते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां रहते हो। अगर आपके पास स्वयं का अनुशासन है तो आप इन प्रोग्राम से विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर उस बर्बाद हुए अवसर की भरपाई कर सकते हैं जो स्कूलिंग के समय पर मुफ्त में उपलब्ध थी। होम स्टडी प्रोग्राम खासकर उन लोगों के लिए है जो फिर से स्कूल जाकर नहीं पढ़ सकते और नौकरी करते हुए अतिरिक्त विशिष्ट ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आजकल लगातार बदल रही अर्थव्यवस्था के कारण ये हजारों लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि उनके पास पैसा कमाने के अन्य साधन भी होने चाहिए। ऐसा कब समय आ जाए कि उन्हें नौकरी से हाथ गंवाना पड़े और उन्हें नई नौकरी की तलाश करनी पड़ जाए। कभी कभी कोई सामान नहीं बिक रहा होता तो ये अच्छा व्यापारी सामान को उस दूसरे प्रोडक्ट के साथ बेच देता है जिसकी अधिक डिमांड होती है। अगर उनकी सर्विस अपेक्षित परिणाम नहीं दे पा रही है तो उन्हें अपने प्लान में बदलाव करने की जरूरत होती है, जहां से उन्हें बेहतर परिणाम हासिल हो सके। जिन लोगों ने स्कूलिंग के बाद सीखना छोड़ दिया, वे लोग संपूर्ण जीवन मध्यम वर्गीय जीवन व्यापन करते हैं। सफलता का द्वार लगातार सीखने के रास्ते से खुलता है। आइए एक विशिष्ट उदाहरण लेते हैं। ग्रोसरी स्टोर के एक सेल्समैन ने अचानक अपने आप को बेरोजगार पाया। क्योंकि उसके पास बुक कीपिंग का कुछ अनुभव था, इसीलिए उसने अकाउंटिंग का कोर्स किया। उसने अपने आप को बुक कीपिंग और ऑफिस उपकरणों के नवीनतम रूपों से परिचित करवाया और उसने खुद का बिजनेस शुरू करने की दिशा में कदम रखा। उसने अपने काम की शुरुआत उसी ग्रोसर से की जिसके लिए वह पहले काम किया करता था। इसके बाद उसने 100 से अधिक व्यापारियों से कॉन्ट्रैक्ट किया कि वह उनका हिसाब किताब रखेगा और बदले में नाम मात्र का मासिक शुल्क लेगा। उसका विचार इतना व्यवहारिक था कि जल्दी ही उसे एक छोटे डिलीवरी ट्रक में एक पोर्टेबल ऑफिस बनाना पड़ा, जिसमें आधुनिक बुक कीपिंग वाहनों का एक दस्ता है और उसके पास सहयोगियों का एक बड़ा स्टाफ है, जिनके द्वारा वे छोटे व्यापारियों को बहुत कम कीमत में बहुत ज्यादा और बहुत उम्दा अकाउंटिंग सेवा देता है। विशिष्ट ज्ञान और कल्पना वे तत्व थे जिनके कारण यह अद्भुत एवं सफल बिजनेस बन पाया। पिछले साल इस बिजनेस के मालिक ने जितना इनकम टैक्स चुकाया वो उस आमदनी से 10 गुना थी जो उसे तब होती थी जब वह ग्रोसरी की दुकान में सेल्समैन हुआ करता था। इस सफल बिजनेस की शुरुआत सिर्फ एक विचार से हुई। बेरोजगार सेल्समैनों को यह विचार देने के बाद मैं अब एक और विचार देना चाहता हूं जिसमें इससे भी ज्यादा आमदनी की संभावना है। यह विचार उस सेल्समैन द्वारा सुझाया गया था जिसने सेलिंग छोड़ दी और वो होलसेल स्तर पर बुक कीपिंग के बिजनेस में गया। जब उसकी बेरोजगारी की समस्या के बारे में यह प्लान सुझाया गया तो उसने तुरंत कहा, मुझे विचार पसंद आया, परंतु मैं नहीं जानता कि इसे कैश में कैसे बदला जाए। दूसरे शब्दों में उसने शिकायत की कि बुक कीपिंग का ज्ञान हासिल करने के बाद उसे ये मालूम नहीं था कि उसकी मार्केटिंग कैसे की जाए। इसीलिए उसने एक और समस्या की जिसे सुलझाया जाना था। एक युवा महिला टाइपिस्ट की मदद से इसने पूरी कहानी लिखी और एक बहुत आकर्षक पुस्तक तैयार की जिसमें बुक कीपिंग के नए सिस्टम के लाभों का वर्णन किया गया था। सभी पृष्ठों को सुंदरता से टाइप किया गया था और एक साधारण स्क्रैप बुक में लगा दिया गया।
जिसमें नए बिजनेस की कहानी इतने प्रभावी ढंग से कही गई थी कि इसके मालिक के पास इतने ज्यादा अकाउंट आ गए कि उन्हें संभालने में उसे बड़ी मशक्कत करनी पड़ी। देश भर में ऐसे हजारों लोग हैं जिन्हें ऐसे मार्केटिंग विशेषज्ञ की सेवाओं की जरूरत है जो उनकी व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग कर सके और उनके लिए एक आकर्षक बायोडेटा तैयार कर सके। यहां पर जो विचार दिया जा रहा है वह आवश्यकता की उपज था, आपातकालीन परिस्थिति में उठाया गया कदम था, परंतु इससे एक से अधिक लोगों का भला हुआ। वो महिला जिसके दिमाग में यह विचार आया, उसकी कल्पना शक्ति बहुत पैनी थी। उसने तत्काल समझ लिया कि इस विचार में एक नए प्रोफेशन को शुरुआत करने की ताकत थी, जिसके द्वारा उन हजारों लोगों की सेवा की जा सकती थी जिन्हें व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के लिए प्रैक्टिकल मार्गदर्शन की जरूरत थी। जब इस महिला को व्यक्तिगत सेवाओं की मार्केटिंग करने के अपने पहले प्लान में तत्काल सफलता मिली तो उसे प्रेरणा मिली। इसके बाद उस ऊर्जावान महिला ने अपने पुत्र की इसी तरह की समस्या का समाधान खोजा। उसका पुत्र अभी अभी कॉलेज से निकला था, परंतु उसे नौकरी नहीं मिल पा रही थी। उस महिला ने अपने पुत्र के लिए जो मार्केटिंग प्लान बनाया वह व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने का मेरे द्वारा लिखा गया सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। जब प्लान पुस्तिका पूरी हुई तो इसमें टाइप किए हुए 50 पेज थे और संपूर्ण जानकारी दी गई थी। इस प्लान पुस्तिका में यह भी बताया गया था कि उसके पुत्र को किस तरह का पद चाहिए। इसके अलावा इसमें यह भी स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उस पद पर किस तरह काम करेगा। प्लान पुस्तिका की तैयारी में कई सप्ताह की मेहनत लगी, जिस दौरान उस महिला ने अपने पुत्र को हर दिन सार्वजनिक लाइब्रेरी में भेजा, जहां से वह अपनी नौकरी से जुड़ी हुई सर्वश्रेष्ठ किताबों से डेटा लेकर आता। उसने अपने पुत्र को उसके संभावित नियोक्ता के सभी प्रतियोगियों के पास भी भेजा और यह महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करवाई कि उनके लिए बिजनेस की कौन सी विधियां महत्वपूर्ण हैं। प्लान बनाने में यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण साबित हुई, क्योंकि इसके द्वारा यह जाना गया कि वह अपने अपेक्षित पद पर किस तरह काम करेगा। जब प्लान बनकर तैयार हो गया तो इसमें आधा दर्जन से अधिक श्रेष्ठ सुझाव थे जिनके द्वारा संभावित नियोक्ता को लाभ हो सकता था और उसके बिजनेस को बेहतर बनाया जा सकता था। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप पूछें, नौकरी हासिल करने के लिए इतनी मशक्कत करने की क्या जरूरत है? इसका जवाब यह है कि किसी काम को अच्छी तरह से करने में थोड़ी मशक्कत हो जाती है तो कोई बुराई नहीं है। उस महिला ने अपने पुत्र के हितों को ध्यान में रखते हुए जो प्लान बनाया, उससे उसे पहले ही इंटरव्यू में वो नौकरी मिल गई जिसके लिए उसने आवेदन किया था और उसे वही वेतन दिया गया जो उसने मांगा था। यही नहीं, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे नीचे के स्टार से शुरुआत नहीं करनी पड़ी। उसने जूनियर एग्जीक्यूटिव के पद पर एग्जीक्यूटिव की तनख्वाह पर अपना करियर शुरू किया। इतनी मशक्कत क्यों करना? इसीलिए अगर इस युवक ने नीचे से शुरुआत की होती और उसने निरंतर तरक्की की होती तो उसे इतने ऊपर उठने में कम से कम 10 साल का समय लगता, जबकि सुनियोजित प्रस्तुति की वजह से उसे एक ही झटके में वो नौकरी मिल गई। नीचे से नौकरी शुरू करना और ऊपर के पदों पर निरंतर तरक्की करने का विचार हालांकि दमदार नजर आता है, परंतु इसमें सबसे बड़ी आपत्ति ये है, ज्यादातर लोग नीचे से शुरुआत करते हैं और वे अपने सर को इतना ऊपर नहीं उठा पाते कि अफसर उन्हें देख पाए और इसीलिए वे हमेशा नीचे ही बने रहते हैं। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि नीचे से जो दृश्य दिखता है वो इतना आकर्षित नहीं होता। इसमें महत्वाकांक्षा का गला घुटने की प्रवृत्ति होती है। हम इसे रूटीन में फंसना भी कह सकते हैं, जिसका अर्थ यह है कि हमें इसकी आदत पड़ जाती है।
इसीलिए हम अपनी तकदीर को स्वीकार कर लेते हैं और डेली रूटीन की आदत डाल लेते हैं। यह आदत अंततः इतनी प्रबल हो जाती है कि हम इससे बाहर निकलने की कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। ये एक और कारण है जिसकी वजह से हमें सबसे नीचे की पायदान से 1 या 2 पायदान ऊपर से शुरुआत करनी चाहिए। ऐसा करने से आदमी ये आदत डाल लेता है ताकि वो अपने चारों तरफ देख सके कि लोग किस तरह आगे बढ़ रहे हैं, फिर वह अवसरों को पहचान सके और उन्हें गले लगाकर बिना झिझक आगे बढ़ सके। डैन हैल्पिन का उदाहरण एक बहुत अच्छा उदाहरण है। अपने कॉलेज के दिनों में वे प्रसिद्ध 1930 नेशनल चैंपियनशिप नॉट्रडेम फुटबॉल टीम के मैनेजर थे, जब ये स्वर्गीय न्यूट रोकने के निर्देशन में थी। हैल्पिन ने बड़े ही निराशाजनक समय में अपना कॉलेज पूरा किया, क्योंकि उस वक्त मंदी के कारण नौकरियां कम हो गई थी। इसीलिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और मोशन पिक्चर्स में हाथ पांव मारने के बाद उन्होंने अपने भविष्य की संभावना का पहला कदम पहचाना, कमीशन बेसिस पर बिजली के हियरिंग एड्स बेचना। लगभग 2 सालों तक उसने यह काम लगातार किया। हालांकि वो इस काम को कतई पसंद नहीं करता था और वो कभी ऊपर नहीं उठ पाया होता अगर उसने अपने असंतोष को दूर न किया होता। उसने सबसे पहले तो वो लक्ष्य बनाया कि वो अपनी कंपनी का असिस्टेंट सेल्स मैनेजर बने और उसे ये नौकरी मिल गई। ऊपर की तरफ उठाए गए इस कदम ने उसे भीड़ के इतना ऊपर उठा दिया जिससे वो अधिक बड़े अफसर को देख पाया। इसके अलावा उसने अपने आप को इतना ऊपर उठा लिया था जहां अफसर उसे देख सके। उसने अपने हियरिंग एड बेचने के मामले में इतना शानदार रिकॉर्ड बनाया था कि प्रतिद्वंदी कंपनी डिक्टोग्राफ प्रोडक्ट्स कंपनी के चेयरमैन A.M. एंड्रयूस ने जानना चाहा कि आखिर डैन हैल्पिन नाम का यह आदमी कौन है जो लंबे समय से काम कर रही डिक्टोग्राफ कंपनी की सेल इतनी कम करवा रहा है। उसने हैल्पिन को मिलने के लिए बुलाया। जब इंटरव्यू खत्म हुआ तो हैल्पिन नया सेल्स मैनेजर बन गया, जिसे अकाउस्टिकन डिवीजन का चार्ज दे दिया गया। फिर यह देखने के लिए कि युवा हैल्पिन किस मिट्टी का बना है, मिस्टर एंड्रयूस 3 महीने के लिए फ्लोरिडा चले गए और हैल्पिन को सूखे हाल पर छोड़ दिया, चाहे वो डूबे या फिर मरे। वो डूबा नहीं। न्यूट रोकने की भावना सारी दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, डूबते सूरज को कोई देखता भी नहीं। इसने उसे प्रेरित किया। उसने अपने काम को इतने बढ़िया ढंग से किया कि वो अपनी कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया। ये एक ऐसा पद था जिसे अधिकांश लोग 10 साल की निष्ठा भरी मेहनत के बाद हासिल करके गर्व का अनुभव करते। हैल्पिन को यह पद 6 महीने से भी कम समय में मिल गया था। इस पूरी फिलॉसफी में मैं इस बिंदु पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम चाहें तो हम उन परिस्थितियों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं जिनके द्वारा हम ऊंचे पदों पर पहुंचते या नीचे ही बने रहते हैं। इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहा हूं कि सफलता और असफलता दोनों ही बहुत हद तक आदत का परिणाम है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि अमेरिका के महानतम फुटबॉल कोच के साथ करीबी रूप से जुड़े रहने के कारण डैन हैल्पिन के मन में सर्वश्रेष्ठ बनने की प्रबल इच्छा थी, जिसने नॉट्रडेम फुटबॉल टीम को विश्व प्रसिद्ध बनाया। ये सच है कि हीरो का अनुसरण एक बहुत अच्छा विचार है, बशर्ते आप विजेता का अनुसरण करें। असफलता और सफलता दोनों ही स्थितियों में बिजनेस सहयोगी महत्वपूर्ण होते हैं। इस सिद्धांत में मेरा विश्वास तब सही साबित हुआ जब मेरा पुत्र ब्लेयर डैन हैल्पिन के साथ एक पद के बारे में चर्चा कर रहा था। प्रतियोगी कंपनी उसे जितनी तनख्वाह देती, श्रीमान हैल्पिन ने उसके सामने प्रारंभ में उससे आधी तनख्वाह का प्रस्ताव रखा।
मैंने अपने पुत्र पर पिता की हैसियत से भावनात्मक दबाव डाला और उसे राजी कर लिया कि वह श्रीमान हेल्पिन के साथ काम करे। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मेरा विश्वास है कि ऐसे आदमी के साथ करीबी संबंध बनाना एक अमूल्य अनुभव है जो परिस्थितियों के साथ कभी समझौता नहीं करता। इस लाभ को धन से नहीं तोला जा सकता। अपने कौशल को बढ़ाकर ऊंचाइयों में पहुंचाना सिर्फ व्यापार के लोगों तक सीमित नहीं है। माइकल जॉर्डन ने हर कदम में बड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से वे अपने युग के सबसे महान एथलीट्स में से एक बने। उनके पास जीतने के लिए दृढ़ शक्ति थी और खुद को शेप में रखने और अपना बेस्ट खेलने के लिए असीम इच्छा शक्ति थी। वो दिन प्रतिदिन अपने मान को ऊंचा करने और अपने रिकॉर्ड को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध थे। जॉर्डन ने बचपन में ही यह तथ्य सीख लिया था। हाई स्कूल में उन्हें टीम से निकाल दिया गया था, पर उनकी टीम में वापस लौटने की प्रतिबद्धता ने उन्हें अधिक अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया, जो वे आज भी अनुसरण करते हैं। वे हर कदम को चुनौती की तरह लेते हैं और हर नए वर्ष को उम्मीदों की तरह स्वागत करते हैं। खेल से कुछ वर्ष दूर रहने के पश्चात जब उन्होंने बास्केटबॉल में वापसी की तो उनके आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि उनका शिखर का वक्त जा चुका है। अब वो धीरे पड़ गए हैं और कोई भी चैंपियनशिप नहीं जीत सकते। उन्होंने इस आलोचना को चुनौती की तरह लिया। वे और अधिक मेहनत करने लगे, हमेशा से अधिक। उन्होंने पर्सनल ट्रेनर के साथ 1 वर्ष का ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान किया, अपने जिम पर और अधिक मेहनत करने लगे। उन्होंने पाया कि जैसे जैसे आगे बढ़ते हो वैसे वैसे शरीर के लक्षण आपको बताने लगते हैं कि शरीर को किस तरह ऐसे शेप में लाया जा सकता है जिससे चैंपियनशिप स्तर पर लगातार खेला जा सके। परिणाम बहुत बढ़िया निकले। जॉर्डन ने अपनी टीम को 1996 और 1997 के चैंपियनशिप में जीत दिलाई और खुद दोनों ही वर्ष मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब भी ले गए। माइकल जॉर्डन की दृढ़ता हमें यह सिखाती है कि किसी तरह प्रतिबद्ध होकर अपने उम्र और अपने आलोचकों से आगे बढ़ा जा सकता है। प्रतिबद्धता सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद कठिन परिश्रम, शारीरिक और मानसिक व्यायाम भी बहुत जरूरी है, जो आपको शिखर पर पहुंचा सकता है। नीचे से शुरू करना ठीक नहीं है। किसी भी आदमी के लिए स्थान बोरियत भरा, भयावह और लाभहीन स्थान है। इसीलिए मैंने इस बारे में इतने विस्तार से बताया है कि अगर सही योजना बनाई जाए तो नीचे शुरुआत करने को किस तरह रोका जा सकता है। जिस महिला ने अपने बेटे के लिए पर्सनल सर्विस सेल्स प्लान बनाया था, उसे देश भर से लोगों के यह आग्रह मिले कि वह उनके लिए भी इसी तरह के प्लान बना दे। ये सभी लोग उसका सहयोग थे ताकि उन्हें अपनी व्यक्तिगत नौकरियों के बदले अधिक धन प्राप्त हो सके। हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि उस महिला की योजना सिर्फ चतुराई भरी सेल्समैनशिप थी, जिसके द्वारा वह उन लोगों को उन्हीं की सेवाओं के बदले में अधिक धन दिलवाती थी जिन्हें वे पहले कम दामों में बेच रहे थे। वह व्यक्तिगत सेवाओं के विक्रेता के अलावा उनके खरीदार का भी ध्यान रखती थी और इसीलिए वो इस तरह की योजना बनाती थी जिससे नियोक्ता को उस अतिरिक्त धन के बदले में पूरा मूल्य मिले। अगर आपके पास कल्पना है और अगर आप अपनी व्यक्तिगत सेवाओं के बदले में अधिक लाभदायक विकल्प खोज रहे हैं तो ये सुझाव आपके लिए प्रेरक साबित हो सकते हैं। इस विचार से इतनी अधिक आमदनी संभव है जो औसत डॉक्टर, वकील या इंजीनियर को भी नहीं होती, जिसने कॉलेज में कई साल तक अपने विषय की शिक्षा हासिल की है। दमदार विचारों की कोई निश्चित कीमत नहीं होती। सारे विचारों के पीछे विशेषज्ञ ज्ञान होता है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास प्रचुरता में धन नहीं होता, उनके लिए विचारों की तुलना में विशिष्ट ज्ञान अधिक प्रचुर मात्रा में होता है और अधिक आसानी से हासिल किया जा सकता है। इस सच्चाई के कारण
उस आदमी की शाश्वत मांग रहती है और उस आदमी के सामने अथाह अवसर होते हैं जो व्यक्तिगत सेवाओं को बेचने में लोगों की मदद करने में सक्षम है। सक्षमता का अर्थ है कल्पना, वो ज्ञान जो विशिष्ट ज्ञान को विचारों से जोड़ता है, एक ऐसी व्यवस्थित योजना के रूप में जिसका लक्ष्य होता है अधिक धन प्रदान करना। अगर आप में कल्पना है तो यह अध्याय आपको एक विचार प्रदान कर सकता है जिससे आपको वो दौलत मिलनी शुरू हो जाएगी जिसकी आप इच्छा रखते हैं। याद रखें, विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशिष्ट ज्ञान आपको कहीं पर भी मिल सकता है, यानी किसी भी चौराहे पर या गली में।